राधे राधे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बच्चों डिस्कशन करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन जनरली बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो बच्चे 12th बोर्ड के हों या फिर जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन परेशान करने वाला चीज है, बच्चे थोड़ा डरते हैं इससे। और देखो, अगर आप आज के मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहोगे ना, तो इंटीग्रेशन से तुम्हारा डर पक्का खत्म हो जाएगा। अगर तुमको भी इंटीग्रेशन से डर लगता है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए, एक बार जरूर देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं आएगा। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पक्का मैं डेवलप करा दूंगा इस एक वीडियो में। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा हम आगे का बात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सर इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन अच्छा, ये ऐसा है ना कि आप लोग इसका बेसिक आइडिया सारे बच्चों को होता है, क्योंकि जब हम 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स इसके बिना तो चलता ही नहीं है। तो फिजिक्स में सबको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करने का पता होता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी थोड़ा सा जो मोटी मोटी बातें हैं ना, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर आएंगे इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो सर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बच्चों हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरे को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये डेफिनिट इनडेफिनिट का मतलब क्या है? तो देखो, इंटीग्रेशन जो है ना बच्चों, जनरली हम लोग इसको डिफरेंशिएशन का उल्टा बोलते हैं। मतलब अगर बोला जाए रफ भाषा में तो इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन जो भी होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। और तुमको तुम्हारे फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा कि इंटीग्रेशन तो सम ऑफ एरियाज देता है, छोटा छोटा स्ट्रिप काट के ऐड कर देते हैं, वो होता है। तो वो जो सम ऑफ एरियाज की बात होती है बच्चों, वो डेफिनिट इंटीग्रेशन देता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या बनाता है? एरिया बनाता है। किसी भी कर्व का किसी सर्टेन रीजन में वो एरिया देता है। या हम इसी को ऐसे और थोड़ा अच्छे से बोले और स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज ये देता है। कोई भी एक कर्व का उसका लिमिट फिक्स कर दोगे ए से बी, तो उसका एरिया देगा। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अब एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो उसके हेल्प के लिए अपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले पढ़ेंगे। अब जनरल मीनिंग क्या होता है इसका कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इनवर्स। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये याद रखना। इंटीग्रेशन का मतलब हमेशा डिफरेंशिएशन का बच्चों उल्टा होता है। अब इंटीग्रेशन का जब मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अच्छा सिंबल तो मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो आप लोग जानते हो कि इस तरीके से इसका सिंबल होता है। इसको सांप मत समझ लेना कि सर नाग है, नाग ऐसे बैठा है काटने के लिए मुझे। तो नाग से हमेशा हम लोगों को डर लगता है, और इसलिए बच्चों को इंटीग्रेशन से भी डर लगता है। देखो, ये जो सिंबल एस है ना, जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, कहीं ना कहीं एस से इंस्पायर होकर बनाया गया है। एस को थोड़ा पकड़ के खींच दो ना, तो इसके जैसा बन जाएगा। तो एक इंटीग्रेशन का मीनिंग ये भी होता है कि समेशन। इंटीग्रेशन का एक मीनिंग ये भी होता है समेशन। तो अभी तक मैं आपको इंटीग्रेशन का कितना मीनिंग समझा दिया। पहला मीनिंग कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। दूसरा कि सम ऑफ एरियाज देता है। उसके बाद तीसरा सर ये समेशन देता है, वो इस एरिया का सम का बात चल रहा है, और उसी से इसका सिंबल भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करके बनाया गया है। और नेक्स्ट जो बात है वो भी तुम लोगों के लिए और है कि सर इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि ये सांप जैसा कुछ बन रहा है, और सांप जैसा बन रहा है तो सांप हम लोगों को डराते रहता है काटने के लिए। तो इंटीग्रेशन से ही बच्चों को ऐसे ही डर लगता है। चलो ये सब मस्ती के लिए बोल रहा हूं मैं, बट मीनिंग आप समझ गए हो कि सर मेन मीनिंग क्या है बच्चों की, जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है सर? तो जब ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन याद दिलाता हूं। जैसे बच्चों,
आपको पता होगा कि cos x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं d ऑफ cos x तो क्या आता है? तो आप बोलते हो सर ये तो sin x आता है। अगर d ऑफ tan x लिखा जाए कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये sec स्क्वायर x होता है। और अगर d ऑफ e टू द पावर x dx लिख दे तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर ये e टू द पावर x होता है। तो इन सारे फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे पता है। अब जब डेरिवेटिव पता है तो उल्टा का मतलब क्या होता है सर कि इसका इंटीग्रेशन इधर होगा। ये बात अच्छे से समझना आप लोग कि मैं जो लिख रहा हूं इस फंक्शन का ये क्या है, तो सर ये इसका डिफरेंशिएशन है। ये tan x का sec स्क्वायर x क्या है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है सर। e के पावर x का ये क्या है, तो ये इसका बच्चों डिफरेंशिएशन है। सारे फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हमको मिल रहा है। अब इसका उल्टा चलते हैं। अगर सर अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? cos x मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सर cos sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे tan x मिलेगा। e के पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? e टू द पावर x मिल जाएगा। उल्टा का तो मतलब यही होता है कि इधर वाले का डिफरेंशिएशन करने से जब ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। इट इज क्लियर? हाँ सर, ये कुछ मैं यही समझ पा रहा हूं। तो देखो, अगर ये समझ रहे हो तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? कि cos x आ जाएगा। सर sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? तो ये tan x आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x कर दें तो ये क्या आ जाएगा? e टू दी पावर x आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब तुम लोग बोले को लग रहा होगा कि सर फिजिक्स वाले सर तो इधर कुछ प्लस सी प्लस सी प्लस सी लिख रहे थे, आप तो वो नहीं लिख रहे थे, तो ये सी कहाँ आया? भाई सी आएगा, अभी थोड़ा सा रुको रुको, मैं तो कहानी समझा रहा हूं ना, अभी कहानी समझ जाओ तभी तो मजा आएगा ना इंटीग्रेशन को पढ़ने में। यही कहानी समझना होता है। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी कहानी चलता है ना वो अगर तुम समझ जाओगे तो चैप्टर आसान हो जाता है। तो ठीक है सर, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड बड़ी बातों में जो बच्चों को डरा देते हैं बुक्स वाले लिख के, वो समझाता हूं कि वो क्या होता है। देखो, बड़ी बातें क्या होती है कि सर अगर मान लीजिए कि y कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाए। देखो तो यहाँ y इज इक्वल टू मैं एफ एक्स लिख देता हूं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स आएगा। आएगा ना? तो अब अगर ऐसा लिखा जाए कि dy तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश डी एक्स हो जाएगा। हाँ सर, ये बिल्कुल तो यही होगा, यही आएगा। ये बात तो तुम लोग समझ गए कि सर ऐसा तो मैं समझ गया कि इसमें सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये बात को समझने में। तो जब बच्चों आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको जो आगे मैं लिखूंगा उसको भी समझने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखना, मैं लिख रहा था d ऑफ, क्या लिखा था? cos x। यहां था बच्चों dx, तो ये कितना बना था? ये बना था sin x। तो तुम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो ना कि d ऑफ cos x बराबर sin x इंटू डी एक्स। देख रहे हो, d ऑफ cos x बोला जा गया तो cos को तुम क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएट करके वहां dx लगा दे रहे हो, यही तो हो रहा है ना। तो वही अगर y को d ऑफ y का मतलब कि सर y का डिफरेंशिएशन f डैश x और फंक्शन x में था तो यहाँ x लगा दिया। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे प्यारे बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो तो cos x बन जाएगा ना। ये बन जाएगा cos x और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ऐसा हो गया। अब यहां पे जो dx मैं लिख रहा हूं, यहां पे जो मैं dx लिख रहा हूं, जो dx लिख रहा हूं, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपने sin x को इंटीग्रेट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। ये बात समझना, वो dx का मीनिंग होता है जैसे तुम ये dy बाई dx लिख रहे हो तो y को डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रेस्पेक्ट में, वैसे ही यहाँ क्या मतलब हो रहा है कि हमने sin x को इंटीग्रेट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। ये भी बात सर ठीक है, ठीक है सर। अब देखना, अब अगर मैं तुमको बोल रहा हूं
कि सर अगर मान लीजिए सर, अगर एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सर क्या आएगा? 2x dx आएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई बच्चों फंक्शन होगा, तो इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोई फंक्शन है, इसको भी तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx आएगा। ये बात तो तुम समझ रहे हो? वही मैं सी की तरफ जा रहा हूं। तो सर अगर ये सब हो रहा है, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मतलब कोई फंक्शन है, उसमें +1 रहे, +2 रहे, +3 रहे, या -1 -2 -3, कोई भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो उसके डिफरेंशिएशन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसका डिफरेंशिएशन तो सेम हो जाएगा। तो अगर मैं कल तुमसे उल्टा इसका पूछ दूं कि बेटा ये बताओ 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब तुम कौन सा आंसर दोगे? ये वाला आंसर दोगे, ये वाला आंसर दोगे, या ये वाला आंसर दोगे? अब तो तुमको दिक्कत होने लगा कि सर इस 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा फंक्शन लिखेंगे? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, या सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी तो लिख सकते थे। तो यहां पे लफड़ा फंस गया। तब क्या किया गया कि अच्छा सर इसका मतलब सर इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन fx है, सुनना, fx कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर gx है, इस फंक्शन का, अच्छा वो सब वो उतना बड़ा बात नहीं लिखते हैं, छोड़ो ये सब, वो सब नहीं लिखेंगे, तुम लोग डर जाओगे कि सर ये चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर fx कोई फंक्शन है, उसमें हम कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? gx मिलेगा। देख लो ये सब 2x 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 आ रहा है, तो ये सर gx इंटू डी मिल जाएगा। यहां से तो ये बात लिख ही सकते हो, fx के जगह पे एक्स स्क्वायर तुम पुट कर दो, c की जगह पे एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 0 है, एक बार -1 भी रख दो, सब यही आएगा। तो सर जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx प्यारे बच्चों, तो क्या मिलेगा? f ऑफ x प्लस सी मिलेगा। यही ना तुमको चाहिए था? ये c के लिए तुम लोग परेशान हो रहे थे कि सर c चाहिए, c चाहिए, लो आ गया c। और सी आया क्यों, ये मैं समझाने के लिए सब कहानी बनाया। सी क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम हो गया। एफएक्स में कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी उसका डिफरेंशिएशन सेम आएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तब तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग ये, अब इसका मतलब सर किसी और, इसी के वजह से, ये सी के वजह से ही इसका नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रखा गया कि gx का इंटीग्रेशन fx प्लस सी तो आया, सी तो कांस्टेंट है ना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसका नाम एक तरीके से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बच्चों पढ़ा, क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम एरिया निकालते हैं, फिजिक्स वाले सर आपको बताए होंगे कि 0 से 1 में एरिया निकालोगे तो एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा, वो चेंज नहीं होगा, एकदम डेफिनिट आएगा, वो फिक्स आएगा। बट इनडेफिनिट में वो अलग अलग हो सकता है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। तो ये कहानी समझ गए कि सी कहां से आ रहा है। तो इसका मतलब सर ये सब जो भी फॉर्मूला था उसमें अब हम लोग एक सी चिपका देंगे, बिल्कुल चिपका देना है भाई, एकदम बिल्कुल चिपकाना है, हम भूलना ही नहीं है। तो ये बात तो समझ गए कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। तो अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो उससे आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उल्टा सोच के बना सकते हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बेटा तुम ये बताओ कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोचना जरा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब तुम सोच रहे हो कि 1/x डिफरेंशिएशन किसका था, तो तुमको याद आएगा कि अरे सर log x को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, log x को जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया था? 1/x आया था। और x तो हमेशा पॉजिटिव रखते हैं ना log में, तो यहाँ पे मॉड लगा देना है और एक कांस्टेंट लिख देना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों? log ऑफ mod x प्लस c हो गया। तो अब आपको कोई भी फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, वहां से आप इंटीग्रेशन समझ जाओगे। अब चलो, अब कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें जो सवालों वालों में लिखा रहता है, बच्चे डरते रहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है
इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x से मुझे बहुत प्यार है इसलिए मैं बार बार cos x ही लिखता हूँ। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सर ये तो sin x प्लस सी होता है, एकदम सही बात है। दूसरा सर एक और लिख दो, अगर cos x प्लस 1 लिख देता और यहाँ dx लगा दिया मैं। अब इसका इंटीग्रेशन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो तुम उल्टा सोचो कि cos x प्लस 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? सर किसका डिफरेंशिएशन होता है ये? तो cos x तो सर sin x का होता है, और ये 1 किसका डिफरेंशिएशन है? तो x का है। तो सर यहाँ sin x प्लस सी लिख दिया। आ गया सर, मुझे आ गया एकदम। बहुत, अरे तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, कुछ भी कर सकते हो आप। देखो अब सर आप बताना क्या चाह रहे थे? मैं बच्चों ये बोल रहा था कि आप इधर देखो, यहाँ पे cos x है, आपने फंक्शन तो पढ़ा, तो cos x कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। cos x पीरियोडिक है, तो सर यहाँ पे जो sin x है ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। ये cos x प्लस 1 सर ये भी पीरियोडिक है, ये भी सर पीरियोडिक दिख रहा है। बट सर ये पीरियोडिक नहीं है, साइन एक्स प्लस एक्स है ना भाई, ये पीरियोडिक होता है क्या? नहीं सर ये नहीं होता है, तो ये अपीरियोडिक है। अब सर ये क्या बताना चाह रहे हो आप? देखो 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 सुनो, मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका इंटीग्रेशन कोई जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक ही आएगा। जैसे पहले एग्जांपल में पीरियोडिक था तो पीरियोडिक आ गया, दूसरे एग्जांपल में फंक्शन तो पीरियोडिक था बट उसका इंटीग्रेशन अपीरियोडिक आ गया। तो ये नोट पॉइंट है, बहुत बार असर्शन रीजन मल्टीपल करेक्ट में ऐसे चीज लिखे रहते हैं, तो इसको याद कर लेना है, समझ लेना है कि सर if fx is periodic, then integration of fx dx may or may not be, may or may not be periodic, may or may not be periodic। ये बात आप समझ गए? एकदम इसको याद करके हम हाईलाइट करके रखना इस बात को कि फंक्शन पीरियोडिक होगा तो उसका इंटीग्रेशन पीरियोडिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए समझ गए समझ गए, ये बात समझ गए। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब चलो, जैसे डिफरेंशिएशन का कुछ छोटा छोटा रूल होता था, वैसे इंटीग्रेशन का भी रूल होता है कि सर अगर इंटीग्रेशन में कोई दो फंक्शन f प्लस जी लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस भी, ये एफ एक्स जी एक्स है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ऐसे करके लिख सकते हो। सेम अगर सर यहाँ पे कोई सी है और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट को आप आसानी से यहाँ से बाहर करो और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको हम सेपरेट करके नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसा मत लिख देना जल्दी में कि सर एफ का इंटीग्रेशन इंटू जी का इंटीग्रेशन, ये गलत है। या फिर तुमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वैसे भी नहीं करना है कि पहले वाले का इंटीग्रेशन दूसरा वाला एज इट इज, इसका अलग है, वो अलग बताऊंगा मैं। वो अब अभी इसको इनटू में अलग नहीं करना है, डिवीजन में अलग नहीं करना है, सिर्फ अलग कहाँ करना है, प्लस माइनस में सेपरेट करके आप कर सकते हो। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो भी कर सकते हो। अच्छा देखो, एक बात ये भी लिख देते हैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, नहीं मेरा एग्जांपल तो कॉस चल रहा था, मैं कॉस एक्स ही लिखूंगा कि कॉस एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एकदम इस पॉइंट को हाईलाइट करके आप रखेंगे कि हमने cos x को इंटीग्रेट किया है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में किया है? x के रेस्पेक्ट में किया है। ये बात भूलना नहीं है। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आएगा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये बात जरूर समझना कि यहाँ जो भी डी के साथ है उसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा, तभी माजरा क्लियर होगा, ना तो नहीं क्लियर होगा। ठीक ना, उसके रेस्पेक्ट में हमेशा हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तो बात आप लोग आसानी से समझ गए हो। अब चलो, जब यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया है कि सर इंटीग्रेशन बस डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो बेसिक फंडा तुम्हारा क्लियर हो गया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। अब कुछ फॉर्मूला तो आएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कुछ फॉर्मूला होगा प्यारा प्यारा इंटीग्रेशन का, जिसको याद रखना है। आपको डिफरेंशिएशन से उल्टा करके सारा तुम लिख सकते हो, बट उसको याद रखोगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो मैं यहाँ तुम्हारे लिए वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सब फॉर्मूला को एक साथ रख लेना कि देखो x का पावर n का dx सब सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सब आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आपको समझा देता हूँ, ठीक ना, कि सर जो भी फॉर्मूला है वो कैसे आ रहा होगा। अब देखो, पहला फॉर्मूला मैं तुमको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला x का पावर n dx। जैसे डिफरेंशियल में पहला फॉर्मूला में यही लिखा था, याद करो, x के पावर n का डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और अब तो आप कांस्टेंट लिखना नहीं भूलोगे, एक तो c हमेशा लिखोगे। एक चीज याद रखना कि ऐसा लिख रहे हो तो n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू -1 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 1/x बन जाएगा। 1/x अभी तुम उधर किए थे, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए n का वैल्यू -1 नहीं करना है, बाकी कोई भी रियल नंबर n रहेगा तो चलेगा। ये पहला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे जो x लिखा गया है ये x लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax प्लस बी का होल पावर अगर n आ जाए तो भी बच्चों अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये ax प्लस बी का होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आएगा। साथ में एक चीज आएगा a। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि 2 से मल्टीप्लाई है, 2x का डेरिवेटिव तो 2 होता था, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2 को हम बाहर रखते थे। यहाँ क्या उल्टा करना था, यहाँ डिवाइड लगाएंगे, यहाँ डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे। वहां एक पावर कम होता था, यहाँ एक पावर बढ़ रहा है। वहां पावर मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ डिवाइड में आता है। अब सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो ये याद रखना कि जब भी ऐसा आएगा तो अपने को वैसा ही लिखना है। सर कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि सर इस पे क्या एग्जाम्पल तुमको दिया जाए, कि जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x अब प्लस 5, इसको मैं तुमको बोल दूं कि बेटा इंटीग्रेट करो। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे? सबसे पहला काम तो सर हम जानते हैं कि सबको हम अलग अलग करेंगे। अब मैं बार बार ये इतना आराम आराम से नहीं लिखूंगा, ये एक दो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए। ये हो गया 5 इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ा देना है। अब हर बार एक एक कॉन्स्टेंट नहीं लिखना है, सबके लिए लास्ट में एक कॉन्स्टेंट लिख देना है। ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर बाई 2 हो गया। और यहाँ पे देखो तो 5 बाहर आएगा तो 1 का x होता है, तो 5 इंटू एक्स, और सबके लिए एक प्लस सी। इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ये आ गया, ठीक है सर, एक फॉर्मूला से हो गया। दूसरा देखो कि अगर तुमको मान लो कि x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अंदर तुमको क्या दिख रहा है कि लीनियर एक्सप्रेशन है, तो तुम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन बच्चों ऐसा लिख सकते हो, x प्लस वन का पावर 3 और इधर 3 प्लस सी। इसको ओपन कर देना, वो भी आंसर हो जाएगा। अगर मान लो किसी में मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 5 का पावर 7 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या होता, तो सर ये होता 2x माइनस 5 का पावर 7 और नीचे 7 प्लस वन ना, 7 प्लस वन तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ x में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ध्यान रखना x में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ तुमको 2 से डिवाइड लगाना है, अब प्लस सी लिखना है। ये बच्चों तुम्हारा आंसर है। अब तुम्हारी मर्जी, इसको ओपन करके भी इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन अगर इसी सवाल में मैं ऐसा लिख देता, ये देखना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब तुम तो स्टार हो, तुम तो फॉर्मूला याद किए हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, सर जो भी पावर होगा एक बढ़ा देना है और नीचे भी एक पावर बढ़ गया, सर ये आंसर आ गया। तो भाई साहब रुकिए रुकिए, थमिए, ये आंसर आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर? आप खुद बताते हो और फिर गलत ही बोल देते हो। ये बच्चों गलत इसलिए हो गया
कि देखो यहाँ पे क्या ये लीनियर है? नॉट लीनियर। यहाँ पे लीनियर फंक्शन होना था x का, लीनियर फंक्शन होगा तभी हम करेंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ लीनियर है, यहाँ भी इसको मन की आंखों से देखो तो ये लीनियर है, लीनियर है। लीनियर फंक्शन होगा तभी ऐसा करेंगे, लीनियर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तब सर इसको कैसे इंटीग्रेट करते? तो देखो पावर 2 है तो आसान काम है, तुम पावर 2 पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेना। इस तरीके से तुमको करना है। ठीक है सर, समझ गए? तो अगर समझ गए हो तो मुझे एक आंसर बताओ। नहीं, अभी आंसर मत बताओ तुम लोग, इतना रहने दो। चलो दूसरा फॉर्मूला पे बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? e का पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन, तो सर ये तो सबसे आसान वाला है, यही हो जाएगा। अब बार बार सब में मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो अगर a का पावर x प्लस बी, मतलब पावर में कोई लीनियर चेंज है तो आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर चेंज करना प्लस c करना, और नीचे x में a से मल्टीप्लाई है तो तुमको a से डिवाइड कर लेना है। सेम फिर इसकी बात करते हैं, a का पावर x dx। अब देखो a का पावर x dx का इंटीग्रेशन, तो a का पावर x dx का इंटीग्रेशन, a का पावर x dx का जरा डिफरेंशिएशन याद करो तो क्या हो जाता है? a का पावर x इंटू लॉग ए, तो वहां लॉग ए कॉन्स्टेंट इंटू में था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। a का पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी। सेम यहां भी अगर कुछ x में कुछ चेंज कर दिया जाए, इंटरनल चेंज करेंगे, तो यहाँ भी जहां जहां लीनियर चेंज होगा x में वो तुमको आसानी से उसको चेंज करके लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक दूसरा, एक पहले लिख चुका था मैं 1/x dx, तो 1/x dx लिखोगे तो ये कितना होगा? तो सर ये तो इसका इंटीग्रेशन था log mod x प्लस सी। तो इसका भी लीनियर वाला आपको याद रखना होगा कि क्या सर अगर कहीं ऐसा लिखा रहे 1/ax प्लस बी और यहाँ dx लिख दे तो क्या होगा? तो ये होता log ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, और x में a से मल्टीप्लाई है तो यहाँ तुम a से डिवाइड करोगे। अरे भाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, अगर x के जगह पे हम पावर में कुछ ऐसे लिख देते हैं, रुको रुको, तुम लोग को लग रहा होगा सर उसका क्यों नहीं लिख रहे हो, लो ना भाई, इसमें भी तुम लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ a का पावर px प्लस क्यू dx। लो खुश रहो, तो इसका आंसर क्या आएगा? a का पावर px प्लस क्यू अपॉन लॉग a, और ये px में p से मल्टीप्लाई है तो यहाँ इंटू p एक अलग से कर लेना है, प्लस c तो अब कहीं नहीं भूलोगे, c तो सब जगह लिखना है। ये हो गया। तो ये तुम्हारे लिए सारा बेसिक इंटीग्रेशन है। बेसिक इंटीग्रेशन जैसे इस पे एक दो सवाल मैं कर देता हूँ। देखो जैसे मान लो कि तुमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 2 का पावर x इंटू 3 का पावर x dx, अब तुम कैसे करोगे? तो बहुत बच्चों को इसको करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप देखो कि ये क्या लिखा हुआ है। सर इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर x इंटू डी एक्स, तो ये कितना हो गया? 6 का पावर x dx, और 6 का पावर x तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। a का पावर x तो क्या फॉर्मूला था? a का पावर x अपॉन लॉग ए, तो लॉग 6 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा अगर हम ऐसे लिख दें कि 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x इसका होल स्क्वायर, अब सर ये कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, अभी बेसिक जो फॉर्मूला जानते हो उस पे ले जाओ, इसको ओपन करो पहले। तो ओपन करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का पावर 2x, 3 का पावर 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, अब प्लस 2ab, तो 2 का पावर x 3x, और इधर साइड में dx है। अब सबको सेपरेट कर लीजिए, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सर 2 का पावर 2x अपॉन लॉग में 2, और यहाँ x में 2 से मल्टीप्लाई है तो इधर 2 से डिवाइड लगा देना, फिर प्लस 3 का पावर 2x अपॉन लॉग 3, और इधर क्या आ गया? एक 3 आ गया, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 3 नहीं, एक 2 आ गया। फिर यहाँ देखना तो ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 इंटू 6 का पावर x, तो 2 तो इसका ऐसे ही पहले बाहर आ गया, और 6 के पावर x का इंटीग्रेशन 6 का पावर x अपॉन लॉग
6 होगा। और यहाँ किससे, यहाँ तो डिवाइड ही नहीं लगाना है क्योंकि x का है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों सवाल को सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक दो सवाल आपके लिए, खास आपके लिए, कि सर अगर इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए 1/x+2 है, तो क्या दिख रहा है, ये तो लॉग वाला फॉर्मूला है ना, लीनियर है ना, तो क्या लिखोगे कि सर इसको तो मैं लिख दूंगा log ऑफ x+2+c। अब यहाँ मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन मॉड लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर ऐसा रहता तो 5 - x dx, तो तुम इसको क्या लिखते, log ऑफ मॉड 5 - x प्लस सी। अब देखो x में इस पर -1 से मल्टीप्लाई है, तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ -1 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। ऐसे करके ही आपको आंसर लिखना है, ऐसे करके नहीं लिखेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना आई थिंक आप लोग सीख गए हो। ऐसा कोई भी सवाल होगा तुम आसानी से अप्लाई करके लिख लोगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर ये फॉर्मूला है, तुम लोग देख लेना अपना, कि सर ये इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी कुछ होता है क्या? देखो होता है। जैसे हम ये लिख रहे हैं, ये जैसे 2x था मेरा, 2x को इंटीग्रेट करोगे तो तुम समझ गए कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों x² + c। तो इस फंक्शन का ये इंटीग्रेशन आया। अगर मैं तुमको बोलता कि x² 2x+1 का डिफरेंशिएशन क्या, x² + 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ, तो तुम 2x बोलते, x² + 2 का डेरिवेटिव क्या होता तो भी तुम 2x बोलते, x² - 2 का डेरिवेटिव क्या बोलते, 2x बोलते। तो जब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको पता है, तो सर इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये x² + c का क्या मतलब है? तो बच्चों x² + c जो है, ये तो कांस्टेंट है c। अब आपको पता है कि ये तो x² पैराबोला बनेगा। अब यहां से तुम पैराबोला बना दो, तो एक ये पैराबोला बन गया। एक पैराबोला इसके ऊपर से भी जा सकता है सर, एक ऐसे भी जा सकता है, और एक इसके नीचे से भी पैराबोला हम बना सकते हैं। ये सारा किसका ग्राफ है? y = x² + c का। c का वैल्यू 0 होगा तो ये वाला ग्राफ होगा, 1 होगा ये होगा, 2 होगा, -1 होगा तो ये ग्राफ। तो ये क्या बन रहा है सर, ये जो भी आया इसी का ना वैल्यू है। तो ये क्या दे दिया, फैमिली ऑफ पैराबोला दे दिया ना, इस टाइप के पैराबोला का पूरा फैमिली मिल गया। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ज्योमेट्रिकली ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करेगा। फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ बच्चों कर्व रिप्रेजेंट करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करेगा। और उस कर्व में भी एक पार्टिकुलर केस सेटिस्फाई होगा। तुम देखो इस सारे फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो सबका स्लोप कितना आएगा, 2x आएगा। तो अगर x के किसी पार्टिकुलर एक वैल्यू पे, x के किसी पार्टिकुलर एक वैल्यू पे मैं x = 1 पे तुमसे पूछूं कि इस कर्व का स्लोप बताओ, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर c के जगह पे 1 रखोगे तब भी स्लोप 2 आएगा, c के जगह पे 2 रखोगे तब भी स्लोप 2 ही आएगा, c के जगह पे 3 रखोगे तब भी स्लोप क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो पार्टिकुलर x के एक वैल्यू के लिए जो भी इस कर्व का जो टेंजेंट बनेगा, इस कर्व का जो भी बच्चों टेंजेंट बनेगा, उस सबका स्लोप क्या आएगा, सबका स्लोप यहाँ सेम आने वाला है। हर पॉइंट पे तुम अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये सारे पॉइंट पे तो जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा, जो स्लोप टेंजेंट लाइन होगा, उस पर अगर तुम मिलाओगे ना इसको, तो पैरेलल बनेगा, सारा जो कर्व है वो पैरेलल बनेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx का ज्योमेट्रिकली ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फंडा आज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। बहुत सारा मेथड होता है, वो मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सारा स्टैंडर्ड रिजल्ट एक बार अच्छे से जाकर लर्न करना। अच्छा, लर्न क्या करना है कि वो समझना है, समझना है आपको। डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला याद है तो उसी को उल्टा करके सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।